आप जैसा जीवन पाना चाहते हैं वह आपकी पहुंच में है, परंतु तभी जब आप केंद्रित होने की शक्ति को साध सकें, एकाग्र होने की शक्ति को साध सकें। केंद्रित होना मतलब अपने फोकस को बढ़ाना। पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि आप अपनी स्टडी के ऊपर पूरा फोकस कीजिए। जो कोच होता है वह भी प्लेयर्स को कहता है कि पूरा फोकस होके आप आगे बढ़िए। हर कोई ये कह रहा है कि फोकस के साथ काम कीजिए, लेकिन कभी कोई ये नहीं कहता कि इस केंद्रित होने की शक्ति को बढ़ाना कैसे है, अपने अंदर पैदा कैसे करना है। हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की बुक समरी लेके आया हूं, द पावर ऑफ अनवेवरिंग फोकस, एकाग्र मन की शक्ति, जिसको लिखा है दंडपानी जी ने। और इस बुक से रिलेटेड मेरा ये सेकंड वीडियो है। अगर आप सचमुच में अपनी केंद्रित होने की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हमारा जो मन होता है ये काम कैसे करता है, मन क्या है और ये काम कैसे करता है। डिटेल में जानने के लिए आप मेरा इस बुक से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। मन जो है, आप इसको मेनली दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है मन, दूसरी होती है हमारी सजगता। मन का मतलब है कि एक स्थान, एक विस्तृत जगह जिसके बहुत सारे हिस्से हैं, जो एक जगह रहती है, मूव नहीं करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मन का एक हिस्सा गुस्से वाला है, एक प्रसन्नता वाला है, एक उदासी वाला है। इसी तरीके से हमारी सजगता होती है। सजगता दोस्तों एक वॉल ऑफ लाइट आप कह सकते हैं। ये गतिशील होती है, ये हमारे मन के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करती है, मूव करती है। हमारी सजगता मन के जिस हिस्से में होगी हम वैसा महसूस करेंगे। अगर हमारी सजगता प्रसन्नता वाले हिस्से में होगी तो हम प्रसन्न महसूस करेंगे। अगर हमारी सजगता उदासी वाले हिस्से में होगी तो हम उदास महसूस करेंगे। आपने एक बड़ी कॉमन सी बात सुनी होगी कि कई बार कुछ लोग कहते हैं कि मेरा मन भटक गया है। एक्चुअल में मन नहीं भटकता दोस्तों। हमारी जो सजगता होती है वह मन के अलग अलग एरिया में मूव करती है। तो ये हमारे ऊपर है। अगर हमारे अंदर अच्छी संकल्प शक्ति है तो हम मन के जिस हिस्से में सजगता को रखना चाहें हम रख सकते हैं। अगर आप डिटेल में इस पे जानना चाहते हो तो मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब आगे मैं इससे आगे क्या बातें बताई हैं ऑथर ने उस पे बात करूँगा। थोड़ी सी पेशेंस के साथ मेरे साथ चलिए एंड बिलीव मी, ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो सारी ज़िंदगी काम आएगी। हमारे मन की 3 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 होती है चेतन मन, फिर आता है अवचेतन और तीसरा होता है अति चेतन। अगर हमने इन तीनों स्टेजेस का सही में इस्तेमाल करना है तो हमें उसके लिए सही शब्दावली का प्रयोग करना होगा। अगर हम कुत्ते को बैठने का आदेश देते हैं तो हमारे दिए गए प्रशिक्षण के अनुसार इसे अपनी टांगें मोड़कर बैठना होगा। अगर हम उसे भागने का आदेश देने के लिए बैठो कहने लगेंगे तो इससे कुत्ता चकरा जाएगा। जब भी हम कहेंगे बैठो तो इसे समझ नहीं आएगा कि भागना है या बैठना है। पर अगर हम एक काम के लिए एक शब्द तय कर देंगे तो कोई उलझन नहीं रहेगी और वह हमारी बात अच्छी तरह समझ सकेगा। हमारा मन भी इससे कुछ अलग नहीं है। कई लोग आपको कहते सुनेंगे, मेरे कुत्ते को सैर कराना मेरा ध्यान है, मेरे लिए खाना पकाना एक ध्यान है। कुछ लोग आंखें बंद कर रीढ़ की हड्डी सीधी कर श्वास को साधते हुए ध्यान लगाते हैं। इनमें से ध्यान क्या है? कुत्ते की पोटी उठाने से लेकर खाना पकाने या फिर श्वास साधते हुए ध्यान रमाना, सब कुछ ही ध्यान के अधीन कैसे आ सकता है? जब हम एक शब्द के साथ बहुत सारी परिभाषाओं को जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ भ्रमित होकर हमारे अवचेतन मन को भी भ्रमित कर देता है। जब ये भ्रमित होता है तो ये प्रभावी तौर पर हमारी मदद भी नहीं कर सकता। आप अवचेतन को जो सूचना देते हैं ये उसके अनुसार ही काम करता है। इस सूचना को आप पढ़कर, अनुभव से देखकर, कामों को दोहराकर और कई तरीक़ों से प्राप्त कर सकते हैं। अवचेतन को भ्रम के बोझ तले दबाने से बचाने के लिए आपकी ओर से संजोई गई जानकारी पूरी तरह से परिभाषित और संगठित होनी चाहिए। इस तरह उसके पास एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकती है।
जब अवचेतन मन को इस तरह प्रशिक्षित किया जाता है तो सुपर कॉन्शियस अति चेतन महाचेतन जो मन है उसके लिए आसान हो जाता है कि वह अवचेतन मन के माध्यम से कार्य कर सके, क्योंकि एक सुपर कॉन्शियस मन तभी अच्छी तरह काम कर पाता है जब उसके पास एक संगठित, व्यवस्थित और पूरी तरह से स्पष्ट अवचेतन होता है। मैंने अपने गुरु से जो प्रशिक्षण पाया उसका एक बड़ा हिस्सा ये था कि मैं अपने अवचेतन को रीप्रोग्राम कर सकूं, ताकि अपने सुपर कॉन्शियस मन तक पहुंच बनाना आसान हो सके। आश्रम के सन्यासी प्रशिक्षण की दिनचर्या और रिवाज अवचेतन को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया का ही अंग रहे। अब हम उचित शब्दों का प्रयोग पर वापस आते हैं। जब आप दिए गए निर्देशों के अनुसार सही शब्दावली का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आपके लिए अपने अवचेतन को इन नई अवधारणाओं के अनुसार प्रशिक्षण और निर्देश देना सरल हो जाएगा। आपके अवचेतन में नए ढांचे बनेंगे जो फिर आपको मार्गदर्शन देने लगेंगे। इस जगह एक उदाहरण देता हूँ। मेरा मन हमेशा भटकता रहता है। आपको ये कहने की बजाय कहना चाहिए मेरी सजगता हमेशा भटकती रहती है। हम ये जानते हैं क्योंकि मन नहीं भटकता, परंतु सजगता मन के अंदर गतिशील होती है। उचित शब्दावली का प्रयोग करने से हम अवचेतन को ये समझने का प्रशिक्षण दे सकते हैं कि मन और सजगता कैसे काम करते हैं। ऐसा करने से हम अवचेतन को ये भी सिखा सकते हैं कि उनके लक्षण क्या हैं और वे कौन से नियमों से संचालित होते हैं। यदि हमने पूरे अनुशासन से उचित शब्दावली का प्रयोग नहीं किया और बार बार मन और सजगता शब्द को बदल बदल कर कहते रहे तो हम अपने ही अवचेतन को भ्रमित कर देंगे। मेरा मन भटक गया और अगली बार सॉरी। क्या आप वही बात दोहरा सकते हैं जिसे आपने कुछ देर पहले कहा था? तो हम ऐसा कहकर अपने अवचेतन मन को भ्रमित कर देंगे। हम अपने अवचेतन के साथ वही कर देंगे जो हमने पिछले उदाहरण में कुत्ते के साथ किया था। हमने बैठो शब्द को बैठने और दौड़ने दोनों अर्थों में प्रयुक्त किया था। आपके अध्ययन के लिए ये बहुत मायने रखता है कि आप उचित शब्दावली का प्रयोग करना सीख लें। आगे बढ़ते हुए इस विषय में सजग रहें कि आप दैनिक बोलचाल में इन शब्दों का क्या प्रयोग करना चाहेंगे। जो हमारी सजगता होती है हमारे मन के अलग अलग हिस्सों में जाती है, इसे कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। दुर्भाग्यवश ज़्यादातर लोग अपनी सजगता का कंट्रोल अपने आसपास की हर वस्तु या व्यक्ति को सौंप देते हैं। वह पूरे दिन में क्या अनुभव करेंगे वह काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि उनके आसपास के वातावरण ने उनके लिए क्या चुना है। सोशल फीड पर खाना खाती बिल्ली को देखकर वह खुश हो जाते हैं। किसी मैसेज को पढ़कर वह 3 घंटे तक मन ही मन बिसुर सकते हैं। समाचार देखकर मन में इतनी निराशा आ जाती है कि वह स्वयं से पूछने लगते हैं कि दुनिया किस ओर जा रही है। ऐसा सारा दिन चलता रहता है। उनकी सजगता एक कठपुतले की तरह उनके इशारों पर नाचती है और उनके आसपास के लोग उसे नचाते हैं। आपकी सजगता मन के किस हिस्से में जाएगी, इसे कंट्रोल करने की अयोग्यता के कारण ही आप अपने परिवेश के गुलाम बनकर रह जाते हैं। पर हमें इस तरह जीने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम चाहें तो स्वयं को इस एहसास के साथ आज़ाद कर सकते हैं कि हम चाहने पर अपनी सजगता कंट्रोल कर सकते हैं और चुन सकते हैं कि हम अपने मन में किस ओर जाना चाहते हैं। जब हम ऐसा करने का निर्णय लेते हैं तो हम आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि तब हम अपनी सजगता को अपनी मर्जी से दिशा दे सकते हैं। हम स्वयं चुन सकते हैं कि हम क्या अनुभव पाना चाहते हैं। जब हम अपनी सजगता का कंट्रोल अपने हाथों ले लेते हैं तो कोई दूसरा तब तक ये तय नहीं कर सकता कि हम कैसा महसूस करेंगे, जब तक कि हम स्वयं उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जहाँ सजगता जाती है ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस नतीजे पर आ सकते हैं कि हमारी सजगता जिस ओर जाती है हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी वहीं प्रवाहित होती है
और हमारी ऊर्जा जिस ओर जाती है वही हमारे जीवन में प्रकट होता है। इस महत्वपूर्ण सूत्र को थाम लें। यही इस बात का आधार है कि हमारे जीवन में चीज़ें कैसे प्रकट होती हैं, ढांचे कैसे बनते हैं। हमारी सजगता जिस ओर जाती है हमारी ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होती है। इसे कभी नहीं भूलें। अगर सजगता चमकता हुआ प्रकाश पुंज मन के किसी खास कोने में जा रहा है तो ऊर्जा वहीं प्रवाहित हो रही है, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं हमारी सजगता जिस ओर जाती है हमारी ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है। अगर सजगता मन के प्रसन्न रहने वाले क्षेत्र में जा रही है तो वहीं आपकी ऊर्जा का प्रवाह होगा, ऊर्जा उसी ओर जाएगी। और जब मन के प्रसन्न क्षेत्र में ऊर्जा का प्रवाह होगा तो ये क्षेत्र को और भी मजबूती देगा। मैं अपने जगमग करते प्रकाश पुंज को जितना ज़्यादा मन की प्रसन्नता की ओर ले जाता रहूँगा उस क्षेत्र में उतनी ही ऊर्जा प्रवाहित होती रहेगी और मैं मन के उस हिस्से में उतनी ऊर्जा का संग्रह कर सकूँगा। आपको इस बुनियादी नियम को ध्यान में रखना चाहिए कि मन, सजगता और ऊर्जा आपस में कैसे संबंध रखते हैं। पहले इससे बौद्धिक तौर पर समझें, फिर इस अनुभव को अपने भीतर पाने की कोशिश करें। ऊर्जा का एक नियम होता है, ऊर्जा चुंबकीय है। ऊर्जा जिस भी क्षेत्र को सशक्त बनाती है वही चुंबकीय हो जाता है। ये जितना अधिक चुंबकीय होता है इसके पास सजगता को अपनी ओर खींचने की उतनी ही ताकत आ जाती है। उदाहरण के लिए, यदि ऊर्जा मन के गुस्से वाले के क्षेत्र में जाती है तो यही ऊर्जा गुस्से से भरे भावों में बदलती है। उसी तरह अगर ऊर्जा मन के प्रसन्नता वाले के क्षेत्र में जाती है तो ये प्रसन्नता से भरे भावों में बदलती है। कुछ लोगों के मन के कुछ खास हिस्से होते हैं जिनमें वह कई दशकों से ऊर्जा को जमा करते रहते हैं। ये हिस्से ऊर्जा से इतने भरपूर हो जाते हैं कि सजगता किसी भी हाल में इनके चुंबकीय प्रभाव से बच नहीं पाती। वह लगभग हर समय मन के इसी खास हिस्से में रहते हैं। ये हिस्से सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। इतने वर्षों के दौरान उन्होंने इस हिस्से में इतनी ऊर्जा का निवेश कर दिया कि वह चाहें तो पूरा दिन अपनी सजगता को उसी के आसपास बनाए रख सकते हैं। जब आप किसी ऐसे नकारात्मक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति से भेंट करते हैं तो आपको उसके संपंदनों का अनुभव होता है और आप स्वयं से या किसी और से कहते पाए जाते हैं, ओह ये तो हमेशा ऐसे ही डिप्रेशन में रहता है। दरअसल वह व्यक्ति की सजगता हमेशा नकारात्मक क्षेत्र में रहती है। उसकी प्रतिक्रिया भी हमेशा नकारात्मक प्रकृति की होती है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता हो, वह छोटी छोटी बात पर भी खींचकर अपनी प्रतिक्रिया देता हो? आप कह सकते हैं कि इस इंसान ने अपने मन के क्रोधित क्षेत्र तक जाने के लिए एक गहरा रास्ता तैयार कर लिया है। सजगता पलक झपते ही उसी गुस्से वाले क्षेत्र में चली जाती है क्योंकि उसे एक सुनिश्चित और अबाधित मार्ग मिल जाता है। सजगता इतनी आसानी से उस ओर यात्रा करती है कि उसे किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ता। जब सजगता मन के क्रोधित क्षेत्र में पहुंचती है तो ऊर्जा भी पहुंच जाती है। जो इंसान बहुत आसानी से और जल्दी गुस्से हो जाता है उसने अपने मन के गुस्से वाले क्षेत्र के लिए मार्ग को बेहद स्ट्रॉन्ग कर लिया है। सजगता आपके मन के किस हिस्से में जाएगी ये चुनाव आपके पास ही है, ये आपसे कोई नहीं ले सकता। मन की सजगता में कौशल पाना बहुत महत्व रखता है। कोई भी चीज़ भौतिक तल पर प्रकट होने से पहले मन में ही आकार लेती है और ये इसी बात से आरंभ होती है कि मन के किस हिस्से में सजगता निरंतर प्रवाहित हो रही है। इसी तरह अगर आप अपने जीवन में से कुछ निकालना चाहते हैं तो उसमें से ऊर्जा निकाल दें और ये धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। आप इसमें से ऊर्जा को बाहर कैसे निकालते हैं? आप अपनी सजगता उसमें से हटा देते हैं। जब आप सजगता उस ओर से हटाते हैं तो ऊर्जा स्वयं ही हटने लगती है, फिर ये उस जगह विकसित नहीं होती। सजगता और ऊर्जा इसी तरह काम करते हैं। सो फ्रेंड, आज का वीडियो जो है उसका मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बहुत जल्द इसी बुक से रिलेटेड मैं आपको थर्ड वीडियो में मिलूँगा। उसमें हम जानेंगे
कि सजगता को हमने मन के किस हिस्से में रखना है। ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि ऐसे हिस्से में रहे जिसमें हम हमेशा अच्छा महसूस करें, हम जीवन में ग्रो करें। तो सजगता को अपने अंदर पैदा कैसे करें, हम जहाँ चाहें ये मन के उस हिस्से में रहें, इस क्वालिटी को अपने अंदर पैदा कैसे करें, इसी के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना।